हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लोकसभा में पास हो गया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026। ये नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन अब 6 ट्रिब्यूनल्स की निगरानी करेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल्स एनालिस करेंगे अब। तो सबसे बड़ी खबर क्या है वो जान लेते हैं पहले। तो 10 अगस्त 2026 को लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 को पास कर दिया है। इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन यानी एनटीसी की स्थापना करना। इस आयोग का उद्देश्य विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में जैसे नियुक्ति की निगरानी करना होगा, कामकाज की समीक्षा करेगा और सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच भी करेगा। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार भी आएगा। तो बिल्कुल 16 ट्रिब्यूनल्स यानी अथॉरिटीज को अपने दायरे में लाना इसका मकसद होगा। तो ट्रिब्यूनल आखिर होता क्या है वो जान लेते हैं। तो आम लोगों के लिए पहले यह समझना जरूरी होगा कि ट्रिब्यूनल क्या है। तो ट्रिब्यूनल एक विशेष न्यायिक और न्यायिक संस्था होती है जो किसी खास क्षेत्र के विवादों और मामलों का निपटारा करता है। जैसे उदाहरण के लिए टैक्स से जुड़ी मामले हो या कंपनी लॉ की डिस्प्यूट हो या बैंकिंग और डेब्ट रिकवरी की बात हो। तो एनवायरनमेंट से जुड़े मामला भी होते हैं और आर्म फोर्स से संबंधित मामले भी होते हैं, यानी सिक्योरिटीज मार्केट डिस्प्यूट के भी ये सब सुनवाई किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में सामान्य अदालतों के अलावा स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाए भी जाते हैं। इसका उद्देश्य विशेषज्ञता के साथ विवादों का अपेक्षाकृत तेज समाधान करना होता है। तो सरकार को नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी वो जान लेते हैं। जैसे भारत में ट्रिब्यूनल्स को लेकर लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, जैसे अपॉइंटमेंट करना, वैक्सीन निकालना इंडिपेंडेंटली और एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालना होता है। तो पहले अलग अलग ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था अलग अलग कानूनों के तहत चलती थी। तो इससे नियुक्ति प्रक्रिया में असमानता आ जाता था, प्रशासनिक निर्भरता बढ़ जाता था, पद खाली रहने की समस्या भी ज़्यादा रहती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी हो जाता था, अलग अलग सर्विस को कंडीशंस भी किया जाता था, जैसी समस्याएं बहुत सामने आती है। तो नए बिल का लक्ष्य इन व्यवस्थाओं को एक अधिक यानी यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क में लाना होता है, यानी इसके लिए ही नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन किया गया है। तो 16 ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। तो बिल की फर्स्ट शेड्यूल में 16 ट्रिब्यूनल्स अथॉरिटीज शामिल हैं, जैसे कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल होता है। 2 में एपीलिएट ट्रिब्यूनल अंडर द स्मगल एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन लॉ भी है। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके बाद रिलीफ क्लाइम्स ट्रिब्यूनल, उसके बाद सिक्योरिटी एपीलिएट ट्रिब्यूनल, उसके बाद डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेब्ट रिकवरी एपीलिएट ट्रिब्यूनल, ये सब होता है। जैसे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलिएट ट्रिब्यूनल, एपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कम्युनिटी यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलिएट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, उसके बाद इनकम टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल। ये सब 16 ऐसे हैं ट्रिब्यूनल्स जो इनके अंदर आते हैं। तो यदि इसका प्रभाव टैक्स में, बैंकिंग में, टेलीकॉम, एनवायरनमेंट, कंपनी लॉ, डिफेंस और कंज्यूमर डिस्प्यूट ये सब जैसे कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र में आ जाता है। तो नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन में कितने सदस्य होंगे। तो प्रस्तावित एनटीसी एक 5 मेंबर कमीशन होगा। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, 2 टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे। तो चेयरपर्सन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके व्यक्ति की पात्रता रखी गई है। नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के बाद ही जानी जाएगी। तो आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा, यानी अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होगा। जैसे एनटीए केवल नाम का सर्वेयर बॉडी नहीं होगा, इसका एक महत्वपूर्ण काम होगा ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन मेंबर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को संभालना भी होगा। तो इसके लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। इन
समितियों में जुडिशियल, टेक्निकल, गवर्नमेंट और एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान भी होगा। इससे सरकार का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया ज़्यादा स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो नियुक्ति में समय सीमा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल में अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अनिश्चित काल तक लंबा खींचने से रोकने की कोशिश भी की गई है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अपनी रिकमेंडेशन सेक्रेटेरिएट के माध्यम से सरकार को भेजेगी। बिल के अनुसार जो कि रिकमेंडेशन होता है वो 3 दिनों के भीतर सरकार को कम्युनिकेट करना होगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन मिलने के बाद 3 महीने के भीतर अपॉइंटमेंट करना होगा। यह प्रोविजन ट्रिब्यूनल वैकेंसीज को कम करने में महत्वपूर्ण भी साबित हो सकता है। तो ट्रिब्यूनल मेंबर्स की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। तो एनटीसी का काम सिर्फ अपॉइंटमेंट तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद आएगा ट्रिब्यूनल्स के परफॉर्मेंस की बात और फंक्शनिंग की रिव्यू भी करेगा। केवल एनटीसी क्या करेगा, अपॉइंटमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, ये ट्रिब्यूनल्स के परफॉर्मेंस को भी चेक करेगा और फंक्शनिंग की रिव्यू भी करेगा, कैसे काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में ट्रिब्यूनल सिस्टम में सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि जज या मेंबर नियुक्ति हुआ है या नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि संस्था वास्तव में कितना प्रभावी काम कर रही है। तो शिकायतों पर भी कमीशन की भूमिका होगी। जैसे अगर किसी चेयरपर्सन या मेंबर के खिलाफ गंभीर शिकायत आती है तो एक निर्धारित इंक्वायरी मैकेनिज्म भी होगा। कुछ ग्राउंड्स पर रिमूवल से पहले कमीशन लेवल इंक्वायरी का प्रावधान भी किया जाएगा। इनमें शामिल होंगे फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद पोजीशन का ऑब्वियस भी होगा, इन कंपटीशन या इन एफिशिएंसी भी हो सकता है, पेड असाइनमेंट जैसी परिस्थितियां भी होगा। इसके बाद कमीशन अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो ट्रिब्यूनल मेंबर का टेन्योर कितना होगा वो भी जान लेते हैं। तो बिल में सामान्यतः चेयरपर्सन की 5 साल या 70 वर्ष की उम्र तक जो पहले से है वैसे किया जा रहा है, और मेंबर की बात करें तो 5 साल या 67 वर्ष की उम्र तक जो पहले से ही है ये किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को प्रिवेंशन के अनुसार रीअपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। यह टेन्योर व्यवस्था ट्रिब्यूनल मेंबर्स को निश्चित कार्यकाल देने की कोशिश भी करती है। तो नेशनल ट्रिब्यूनल्स डाटा ग्रिड भी बनेगा। तो यह भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, इसमें नेशनल ट्रिब्यूनल्स डाटा ग्रिड का भी प्रावधान बताया गया है। इसका उद्देश्य ट्रिब्यूनल से संबंधित केस इन्फॉर्मेशन को अधिक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना भी होगा। इससे भविष्य में सरकार और पॉलिसी मेकर को यह समझने में मदद भी मिल सकती है कि कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केस डिस्पोज हो गए हैं, किन ट्रिब्यूनल्स में ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, वैकेंसी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन तरह डेटा ड्राइवन ट्रिब्यूनल मैनेजमेंट संभव हो सकता है। तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर भी जोर दिया जाएगा। तो कमीशन के अकाउंट का ऑडिट जो कि कहते हैं है ना, तो ऑडिट कंप्यूटर या ऑडिटर जनरल यानी सीएजी द्वारा किया जाएगा। जैसे अगर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो कमीशन के अकाउंट को ऑडिट कंप्यूटर या ऑडिटर जनरल यानी सीएजी द्वारा किया जा सकता है। तो कमीशन की एनुअल रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी। इसका मतलब एनटीसी की फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग की बात करें तो वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के दायरे में रखने की व्यवस्था की गई है। तो सरकार का खर्च कितना हो सकता है? तो बिल से संबंधित जानकारी के अनुसार नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन और उसके सेक्रेटेरिएट के लिए अनुमानित खर्च लगभग 27.14 करोड़ प्रति वर्ष बताया गया है। तो सरकार का तर्क यही है कि यदि इससे ट्रिब्यूनल सिस्टम अधिक एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंट बनता है तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर व्यापक न्यायिक एफिशिएंसी में निवेश के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इस बिल का सुप्रीम कोर्ट से क्या कनेक्शन है? यह सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हो जाता है।
बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में माड्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख भी है। जैसे बिल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कुछ प्रोविजंस को सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सिद्धांतों के विपरीत माना है और नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन की स्थापना की दिशा में निर्देश भी दिए हैं। इसीलिए नया कानून केवल सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव नहीं है, इसके पीछे न्यायपालिका द्वारा उठाए गए इंस्टीट्यूशनल कंसर्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2021 का ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट क्यों विवादित रहा वो भी जान लेते हैं। तो 2015 के बाद सरकार ने ट्रिब्यूनल्स को रेशनलाइज करने की प्रक्रिया शुरू की। तो उसके बाद 2017 में कोई ट्रिब्यूनल्स को मर्ज या एबोलिश किया गया और अपॉइंटमेंट तथा सर्विस कंडीशंस को लेकर सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क भी बनाया गया था। इसके बाद ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 और फिर ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 आया। उसके बाद जुडिशियल इंडिपेंडेंस और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को लेकर इसके कई प्रोविजंस अदालत में भी चुनौती दिए गए थे। तो नए बिल में 2021 एक्ट को रिपील करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। तो क्या इससे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कम हो जाएगा? तो यह इस सुधार की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। एक तरफ एनटीसी में जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स का स्ट्रक्चर है तथा सीजीआई कंसोलेशन का प्रोविजंस भी है। तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल यानी फाइनल अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। तो इसीलिए असली सवाल तो ये रहेगा कि कमीशन व्यवहार में कितना इंडिपेंडेंट काम कर पाता है। कागज पर इंडिपेंडेंस और वास्तविक इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस दोनों एक ही चीज नहीं होता है। तो अपोजिशन की आपत्ति क्या है? लोकसभा में बिल बिना सब्सटेंशियल डिबेट के पारित हुआ है। तो क्योंकि उस समय विपक्षी सांसदों का विरोध और हंगामा जारी था, इससे एक बॉर्डर पार्लियामेंट्री क्वेश्चन भी उठता है। इतने महत्वपूर्ण जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर पर्याप्त पार्लियामेंट्री डिसीजन होना चाहिए था या नहीं, वो तो आप लोग ही बताएंगे। क्योंकि कानूनी की सामग्री पर बहस के अलावा लेजिस्लेटिव प्रोसेस की क्वालिटी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बिल से आप लोगों को क्या फायदा हो सकता है? तो अगर रिफॉर्म सही तरीके से लागू होता है तो आम नागरिकों के लिए संभावित फायदे हो सकते हैं। जैसे पहला तो वैक्सीन कम हो सकती है। जैसे समयबद्ध अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म से ट्रिब्यूनल्स लंबे समय तक खाली पदों से प्रभावित ना हो सकता है। और दूसरी बात करें तो स्पेशलाइज्ड जस्टिस बेहतर हो सकते हैं। विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल्स में एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल भी जारी रहेगा। तीसरी बात करें तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है। तो डाटा ग्रिड और एनुअल रिपोर्टिंग से परफॉर्मेंस ट्रैकिंग बेहतर हो सकता है। चौथा बात करें तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकता है। तो सीरियस कंप्लेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी मैकेनिज्म भी होगा। तो लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जैसे इस बिल की सफलता ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो इसके मुख्य चुनौतियां ये हो सकते हैं। जैसे कमीशन की वास्तविक इंडिपेंडेंस होना चाहिए, अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस को कम करना चाहिए। ट्रिब्यूनल वैक्सीन की बात करें तो समय पर भरना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी भी होता है। पेंडिंग केसेस कम करना होगा। अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के बीच यूनिफॉर्म लाना होगा, यूनिफॉर्मिलिटी। उसके बाद जुडिशियल इंडिपेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बीच संतुलन भी रखना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नया कमीशन बनाना और ट्रिब्यूनल सिस्टम को वास्तव में बेहतर बनाना दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बिल 2026 का उद्देश्य 16 ट्रिब्यूनल्स की नियुक्ति करना, प्रशासन और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगा, अकाउंटेबिलिटी होगा और एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद भी है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कमीशन कितना इंडिपेंडेंट होता है और इफेक्टिव तरीके से काम कर पाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको कैसा लगता है वीडियो।